मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो ना। नन्हा विभव अपनी माँ संगीता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। संगीता ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं ये अंतिम खिलौना डिजाइन कर लूं, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। संगीता एक जानी मानी खिलौना निर्माता कंपनी की हेड डिजाइनर थी। कोरोना महामारी की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण आजकल वो घर से ही अपना काम कर रही थी। संगीता और विभव के अलावा उनके घर में विभव की आया रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो अपने गांव से वापस नहीं आ पाई थी। विभव 6 वर्ष का बहुत ही प्यारा और बातूनी सा बच्चा था। हर समय उसकी जुबान पर कोई ना कोई कहानी मौजूद रहती थी। पहले तो उसकी आया चाव से उसकी कहानियां सुनती थी, लेकिन अभी वो भी छुट्टी पर थी और संगीता अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, जिसके कारण विभव उदास रहने लगा था। जैसे ही संगीता ने अपना कंप्यूटर बंद किया, मम्मा आप मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया बना दो, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और उसी से अपनी सारी बातें किया करूंगा। विभव की भोली सी बात सुनकर संगीता हंस पड़ी। कुछ सोचकर वो उठी और स्टोर रूम में चली गई। पिछले ही सप्ताह संगीता के डिजाइन किए हुए कुछ खिलौने फैक्ट्री से जांच के लिए उसके पास आए थे, जो अचानक कोरोना की वजह से दफ्तर बंद हो जाने के कारण उसके घर पर ही रह गए थे। संगीता ने उन खिलौनों में से एक गुड़िया निकालकर विभव को खेलने के लिए दे दी। वो गुड़िया वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ गड़ू सी हो गई थी, जो कभी कभी डरावना सा एहसास दे जाती थी। विभव ने जैसे ही वो गुड़िया देखी, वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं, इतनी जल्दी आप मेरे लिए इतनी प्यारी गुड़िया ले आई। अब तो मैं इससे खूब सारी बातें करूंगा। विभव अब गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चला गया और संगीता खाना बनाने में जुट गई। कुछ देर के बाद जब संगीता और विभव खाने के लिए बैठे, तो संगीता ने देखा कि विभव ने न सिर्फ बहुत जल्दी खा लिया, बल्कि उसने संगीता की प्लेट से भी खाना लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। संगीता थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने सोचा कि शायद देर तक खेलने के कारण विभव को ज्यादा भूख लग गई होगी। खाना निपटाकर संगीता एक बार फिर अपने कंप्यूटर के आगे बैठ गई और विभव अपनी नई गुड़िया से खेलने में मग्न हो गया। अभी कुछ ही मिनट बीते ही होंगे कि विभव के हंसने की आवाज से संगीता का ध्यान भंग हुआ। उसे आज विभव की हंसी बदली हुई सी लगी। वो चौंक कर उसके पास पहुंची तो उसने देखा विभव गुड़िया को लिए अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। उसे यूं देखकर संगीता घबरा सी गई। तुम अलमारी पर कैसे चढ़े? अगर गिर जाते तो क्या होता? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें कैसे घर से बाहर हॉस्पिटल लेकर जाती? और हॉस्पिटल में अगर तुम्हें या मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? पता नहीं है कौन सा नया खेल सूझा है तुम्हें। चलो जल्दी नीचे आओ। ओफो मम्मा, कितना मजा तो आ रहा है। मेरी गुड़िया ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे, इसीलिए मुझे इसकी बात माननी पड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से यहाँ ऊपर आ गया। संगीता विभव की कहानियां बनाने की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरह विभव को अलमारी से नीचे उतारा। अब तुम्हें अकेले अपने कमरे में खेलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने बैठकर ही खेलो। विभव को अपने सामने देखकर संगीता ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। अब कुछ न कुछ अजीब घटनाएं रोज का क्रम बनती जा रही थी। कभी विभव जरूरत से ज्यादा खाता तो कभी अजीब सी आवाज में हंसता, कभी वो पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ नजर आता, तो कभी उसका चेहरा संगीता को डरावना सा एहसास देता। विभव की हर बात में ये बात जुड़ी होती कि गुड़िया ने बोला ऐसा करो वैसा करो, लेकिन संगीता इसे विभव का बचपना समझकर भुला देती थी। इन सब बातों के असर से संगीता को लगने लगा कि वो शायद जरूरत से ज्यादा अपने काम में उलझ गई है और आराम के अभाव में उसे अजीब अजीब बातें दिखाई सुनाई पड़ने लगी हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो कल ही अपने बॉस से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विभव का भी पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। संगीता ने रात के खाने के लिए जैसे ही विभव को आवाज दी, नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। विभव का जवाब सुनकर परेशान सी संगीता उसके कमरे में पहुंचकर बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो जिद मत करो, गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह ही गुड़िया बनकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में उसके साथ रहूंगा। विभव ने अजीब सी आवाज में कहा। विभव के मुंह से मरने की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विभव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। वो विभव को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विभव की तरफ देखा तो उसने पाया कि विभव की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की विचित्र आवाज आ रही थी, जो अब संगीता को बुरी तरह डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विभव दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। तुम ना तो हमारे पास आ सकती हो और ना ही तुम हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। संगीता के लिए अब वहाँ 1 सेकंड भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था।
पसीने से लथपथ घबराई हुई सी वो तेजी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद जब वो संयंत्र हुई तब वो फिर धीरे से विभव के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा विभव सो गया था, लेकिन गुड़िया अभी भी उसके बिस्तर पर उसके पास ही थी। संगीता को अब उस गुड़िया से बहुत डर लग रहा था, फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने गुड़िया को विभव के पास से उठाया और उसे बाहर ले जाकर उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर गुड़िया के इन टुकड़ों को उसने एक बॉक्स में पैक किया और उसे अन्य डैमेज खिलौनों के साथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टोर रूम में डाल दिया। चलो, इस मनहूस गुड़िया से मुझे और मेरे बेटे को छुटकारा मिला। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए संगीता स्वयं से बोली। अभी वो खुश होते हुए विभव के कमरे में पहुंची ही थी कि उसके मुंह से जोरों की चीख निकल गई। बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी और विभव एक गुड्डे के रूप में उसके हाथ में था। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे खत्म कर दिया? मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं एक श्राप हूँ, ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अपनी दुनिया में अपने जैसे कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ लिया है और तुम्हारा विभव भी गुड्डा बन चुका है। देखो। गुड़िया ने गड़ुमड़ू होती हुई अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी में वो बस लगातार एक ही बात बड़बड़ा रही थी। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे विभव को छोड़ दो, छोड़ दो, उसे गुड्डा मत बनाओ, उसे मत बनाओ गुड्डा, छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे विभव को छोड़ दो। अचानक संगीता को महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पानी का जग लिए विभव खड़ा था। विभव पर नजर पड़ते ही संगीता झटके से उठकर बैठ गई और उसने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। संगीता की इस प्रतिक्रिया से विभव ने घबराकर उससे पूछा, मम्मा, आपको क्या हो गया था? पता है मैं कितना डर गया था। आप अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर मैंने आया आंटी को फोन करके उन्हें सारी बात बताई, तब उन्होंने मुझे आपके चेहरे पर पानी डालने के लिए कहा। यह सब सुनकर विभव को स्वयं से अलग किए बिना संगीता बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे, कुछ नहीं, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। भगवान का शुक्र है कि वो सब एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद जब संगीता कुछ संभली तब उसने विभव से गुड़िया के विषय में पूछा। विभव ने रुआसी आवाज में कहा, पता नहीं मम्मा, मेरी गुड़िया कहाँ गई? मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर संगीता ने चुपचाप स्टोर रूम का रुख किया। वहाँ पैकेट में गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर उसे तसल्ली हुई। संगीता ने तुरंत माचिस निकाली और गुड़िया के टुकड़ों में आग लगा दी। देखते ही देखते वो सारे टुकड़े धूं धूं करके जलने लगे। आग के बुझने के बाद जब संगीता विभव के कमरे में पहुंची तो वहां विभव की जगह पर वही गुड़िया बैठी थी और संगीता को देखकर मुस्कुरा रही थी। संगीता उसे बिस्तर पर देखकर हैरान हो गई। तभी गुड़िया के अंदर से आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूँ, श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता है। यह सुनते ही संगीता के रोंगटे खड़े हो गए। संगीता भागते हुए जैसे ही स्टोर रूम में पहुंची उसकी चीख निकल गई। उसने गुड़िया समझकर विभव के टुकड़े करके उसे आग लगा दी थी। अक्सर पागल खाने में रोते हुए संगीता की आवाज सुनाई देती थी, मैंने विभव को नहीं मारा है, मैं तो श्रापित गुड़िया को मारा था। हाँ। रात का गहरा सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक आदमी तेज कदमों के साथ रास्ते पर चलता जा रहा था, पर तभी अचानक बारिश होने लगी। उसे सामने पंचायत घर देखा और वो वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो चलता रहा। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़की। वो आदमी डर के मारे भागा और जाकर पंचायत घर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पंचायत घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। लेकिन अंधेरे में दिखना मुश्किल था। उसने मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी हुई तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली चुड़ैल प्रकट हुई। मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस मालगंज नाम के गांव में एक पंचायत घर था, जहां विवेक सचिव की पोस्ट संभालने आ रहा था। हे भगवान,
क्या किस्मत है मेरी। मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं है और गांव में ही आकर रुका हूं। क्या करूं, नौकरी है तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पहला मौका मिलते ही मैं यहां से भाग जाऊंगा, बता रहा हूं। क्या रोड है ये? रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, समझ ही नहीं आ रहा है। तुम नए सचिव हो ना? मरोगे, तुम भी मरोगे। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ती है। क्या बक रहे हो? जाओ यहां से। भाग जाओ, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। फिलहाल तू भाग जा यहां से, वरना मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। नहीं सुनेगा तो मरेगा, नहीं सुनेगा तो मरेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। विवेक उस पागल आदमी से पीछा छुड़ाकर पंचायत घर पहुंचता है। अरे सर, आप आ गए? आइए आइए, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, पंचायत घर का दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक बहुत बुरी बदबू आती है। ये इतनी बुरी बदबू किस चीज की है? पता नहीं सर, मेरी तो नाक में बस गई है ये बदबू, तो मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन मुझे तो यहाँ रहना है। एक काम करना कि बाजार से बहुत सारे एयर फ्रेशनर ले आना। और प्रधान जी का है? वो आजकल बीमार रहते हैं, इसीलिए पंचायत घर नहीं आ पाते। विवेक को शक हो रहा था कि अभिषेक झूठ बोल रहा है। फिलहाल वो नाक बंद करके पंचायत घर के अंदर गया। उसे लग रहा था कि शायद कोई चूहा मरा पड़ा हो या कोई जानवर, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। यार अभिषेक, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूंगा कैसे। मजबूरी का नाम नौकरी है सर। हाँ यार, सही कहा तुमने। अभिषेक चला गया और विवेक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर कुछ सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके ऑफिस में रखी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। वो उस कुर्सी के पास पहुंचा तो कुर्सी ने अचानक हिलना बंद कर दिया। ये क्या था? अगर ये हवा से हिल रही थी तो अचानक एकदम कैसे रुक गई? उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन कुर्सी पर बैठने के अगले ही पल अचानक उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो देखता है कि पूरे पंचायत घर में खून भर रहा है। फर्श, दीवारें, छत सब कुछ खून से लाल हो चुका है। उसको हार्ट अटैक आने वाला था कि तभी अचानक उसका फोन बजा और वो ठीक हो गया। पंचायत घर भी पहले जैसा नॉर्मल था। हेलो, कौन? सचिव जी, मैं प्रधान बोल रहा हूँ। आप घर आ जाइए, आज आपका खाना यहाँ है। ठीक है, आता हूँ। विवेक तो कैसे भी करके बस वहाँ से निकलकर भागना चाहता था। वो फौरन प्रधान के घर पहुंचा। आइए सचिव जी। क्या बात है, बड़े बदहवास लग रहे हैं आप। अभी मेरे साथ वहाँ बहुत अजीब सी चीज हुई। अच्छा, तो आपके साथ भी वही सब होने लगा? क्या सब? इस पंचायत घर में कोई भी सचिव रुक नहीं पाता है। इससे पहले आए कई सचिव भी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन ये सब वहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं, कुछ साल पहले ये सिलसिला अचानक शुरू हो गया। तो सरकार इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार दिखने वाली चीजों के लिए काम करती है। जो चीजें दिख ही नहीं रही है उसके लिए सरकार क्या करेगी भला। विवेक खाना खाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसे अचानक बिल्ली के रोने की आवाज आई। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कहीं कोई बिल्ली नहीं थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो झिझक गया। अरे क्या हुआ सर? आप डर क्यों रहे? मैं हूँ अभिषेक। नहीं, मैं वो बिल्ली के रोने की आवाज से थोड़ा घबरा गया था, पर मैंने तो किसी बिल्ली को रोते हुए नहीं सुना सर। फिलहाल आप मुझे यूं ही दिख गए तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसे डराया मत करो यार।
अभिषेक विवेक से आगे चला गया और एक गली में मुड़ गया। विवेक अभी 2 ही कदम चल पाया था कि फिर से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि वहां फिर से अभिषेक खड़ा था। ये लीजिए सर, आपका मोबाइल। आप प्रधान जी के घर भुलाए थे। पर तुम तो अभी। हाँ, मैं उनके घर नहीं था, पर उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया आपका मोबाइल देने के लिए। विवेक ने अभिषेक से कुछ नहीं कहा, वरना वो उसे पागल समझता, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो भागता हुआ फौरन पंचायत घर पहुंचा। वो पंचायत घर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। कौन है? कौन है अंदर? विवेक के बोलते ही अंदर से आवाज आना बंद हो गई। उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था और अब बदबू पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने फटाफट एयर फ्रेशनर छिड़का। आखिर ये बदबू आ कहां से रही है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। विवेक बदबू का स्रोत पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक कमरा दिखा जिसमें ताला लगा था। लगता है बदबू इसी में से आ रही है, पर इसमें तो ताला लगा हुआ है। प्रधान जी को कॉल करनी पड़ेगी। विवेक प्रधान को कॉल करता है, लेकिन प्रधान साफ मना कर देता है कि वो दरवाजा नहीं खोला जा सकता। उसकी चाबी खो चुकी है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वो लेटकर सो जाता है। रात का 2:30 बज रहा था। विवेक की एक अजीब सी आवाज के साथ आंख खुली। मोमबत्ती बुझने ही वाली थी। उसकी हल्की सी रोशनी में उसे कोने में एक आकृति नजर आई। वो आकृति दिखने में किसी औरत की लग रही थी, पर उस समय विवेक को अपने दिमाग पर भरोसा नहीं था। अचानक बाहर बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उसे नजर आया कि वो एक चुड़ैल है। वो डर कर बाहर भागा। हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? क्या मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? विवेक डर के मारे बाहर ही सो गया। अगली सुबह अभिषेक ने आकर विवेक को उठाया। क्या बात है सर, बाहर क्यों सो रहे हैं? तुम मानोगे नहीं अभिषेक, मैंने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल को देखा था। क्या सर, आप भी चलिए अंदर चलिए। विवेक डरते डरते अंदर गया और जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा तो अचानक उसे बेचैनी होने लगी। चीखों की आवाजें उसे सुनाई देने लगी और उसका शरीर फिर से पैरालाइज्ड होने लगा। तो वो उठकर खड़ा हो गया। यहाँ आखिर दिक्कत क्या है? पता नहीं सर, मुझे तो लगता है इस सब में प्रधान जी का हाथ है, इसीलिए वो यहाँ कभी नहीं आते। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कल मैं उनके घर गया था तो वो बिल्कुल ठीक थे, पर फिर भी यहाँ नहीं आए। खैर जो भी हो, अब मैं यहाँ एक तांत्रिक को बुलवाऊंगा, वरना मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। दिन भर का काम निपट जाने के बाद विवेक शाम में एक तांत्रिक को बुलवाता है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने वश में करने की और उससे बात करने की कोशिश करता है। चुड़ैल, सामने आ, तो इस बाबा से बच नहीं पाएगी। मैंने तुझ जैसी हजारों चुड़ैलों का काम तमाम किया है। तांत्रिक उस चुड़ैल को वश में करने में कामयाब हो जाता है, पर वो चुड़ैल कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने बताना शुरू किया। ये सब प्रधान की वजह से है। उसने 10 साल पहले अपने साले को सचिव बनाने के लिए नियुक्त हुए सचिव को मरवा दिया था और तब उस सचिव के भाई ने सचिव की कुर्सी पर टोना कराया था। मैं तब से यही हूँ। मेरा काम है किसी भी सचिव को इस कुर्सी पर न बैठने देने का। ये टोना किसने कराया था? उसका नाम बता। नहीं, बता। नहीं। ये कुछ नहीं बताएगी। इसे कैद कर लीजिए या भस्म कर दीजिए। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें पता अभिषेक, इस कुर्सी पर किसी ने टोना कराया है, जिस वजह से ये चुड़ैल यहाँ किसी सचिव को रहने नहीं देती है। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तक इतने सचिवों को इस चुड़ैल ने मारा है। मैं अभी इसे बताता हूँ। अरे नहीं, तुम रहने दो। ये तुमने क्या किया? अभी तुम्हें आधी कहानी पता चली थी, पूरी कहानी जान लो कि ये टोना
मैंने कराया। प्रधान ने मेरे भाई को मारा था। मैं इस कुर्सी पर कभी किसी को नहीं बैठने दूंगा। तो तुम प्रधान को मारो ना। उसे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन उसने जिस पद की वजह से ये किया है, पहले मैं उसको तबाह करूंगा। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, प्लीज अभिषेक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ के सचिवों के साथ होता क्या है। वो भागते नहीं है, मरते हैं। अभिषेक चुड़ैल को इशारा करता है और वो चुड़ैल एक बार में विवेक की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। फिर वो बंद पड़े कमरे को खोलती है। कमरा पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ था। उसमें अब एक लाश विवेक की भी थी और कमरा फिर से बंद हो गया था। घना अंधेरा और काले बादलों से घिरी हुई रात थी। एक वीरान जगह पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर ऊंची घास और सूखे पेड़ थे, जो इस जगह की भयानकता को और भी बढ़ा रहे थे। रात के सन्नाटे में केवल झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक आदमी अपनी कार से वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई। उसने कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। चारों ओर केवल अंधेरा और वो हवेली दिखाई दे रही थी। और इसी बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि मैं इस हवेली में जाकर थोड़ी देर के लिए छिप जाऊं। वो कार छोड़कर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ये क्या था? क्या यहाँ कोई और भी है? उस वक्त अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और एक भयानक चीख उसके कानों में गूंज उठी। वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर वापस आ गई। और तभी उसके सामने एक आत्मा प्रकट हुई। वो चीखता रह गया और उस आत्मा ने उसे मार डाला। हवेली का फर्श लाल हो गया और बाहर बादल छट गए। हैप्पी बर्थडे दादाजी। अब थैंक यू मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहे। जन्मदिन की शुभकामनाएं पिताजी। ये लीजिए पिताजी, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे दादाजी। अरे बस बस, मैं तो थैंक यू करते हुए ही मर जाऊंगा। अरे मरे आपके दुश्मन दादाजी, अभी तो आपको 100 साल जीना है। आज आत्माराम का जन्मदिन था और उसका पूरा परिवार उसके जन्मदिन की सेलिब्रेशन में लगा हुआ था। उसका बेटा सुरेश, बहू मीना, पोता कमल और पोती तान्या, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। दादाजी, आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अब सरप्राइज? क्या सरप्राइज है बेटा? हाँ बेटा, क्या सरप्राइज है? तूने हमें बताया नहीं। चलो सब पता चल जाएगा। सभी लोग गाड़ी में बैठकर एक रास्ते पर चल पड़े। कमल ड्राइव कर रहा था और आत्माराम सरप्राइज के लिए काफी खुश और एक्साइटेड था। कमल ने एक वीरान रास्ते पर गाड़ी रोकी और सब बाहर निकले। सामने वही पुरानी हवेली थी, जिसे देखकर आत्माराम हैरान रह गया। अब ये तो हमारी पुरानी हवेली है, मेरी पुश्तैनी हवेली, जो मुझे मजबूरन बेचनी पड़ी थी। जी हाँ दादाजी, मैंने इसे आपके जन्मदिन के लिए फिर से खरीद लिया है। बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने इस खंडहर के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए? ये खंडहर कभी आपका घर था और अब फिर से होगा। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन हवेली के अंदर छिपी भयानक सच्चाई से वो सभी अनजान थे। कमल, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अरे दादाजी, हम यहाँ आपके जन्मदिन का जश्न मनाने आए हैं। इस वीकेंड हम यहीं रहेंगे। नहीं कमल, मुझे वापस चलना है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओफो दादाजी, अब कोई बहस नहीं, हम यहीं रहेंगे। आप घबराओ नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैंने सफाई करवा ली थी। आत्माराम ने एक आखिरी बार कोशिश की, लेकिन कमल ने उसकी एक न सुनी। सभी लोग हवेली के अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि इस जगह पर क्या चीज उनका इंतजार कर रही है। वो लोग पार्टी की तैयारी में लग गए। पार्टी की तैयारी करते करते शाम हो गई।
सामने केक रखा गया और उसमें मोमबत्तियां लगाई गईं। चलिए दादाजी, अब केक काटिए। पहले मोमबत्तियां बुझाइए। अब हाँ करता हूँ। आत्माराम मोमबत्तियां बुझाने ही वाला था कि तभी अचानक लाइट चली गई। पूरी हवेली में अंधेरा हो गया। सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी ने देखने भर का उजाला करके रखा था। अरे ये क्या हो गया? जा कमल देख कर आ, लाइट क्यों बंद हो गई? कमल ने मोबाइल की फ्लैश चलाई और लाइट का मेन स्विच देखने चला गया। जैसे ही वो स्विच बोर्ड के पास पहुंचा, उसे अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? कमल पायल की आवाज का पीछा करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसे लगा कोई औरत आगे आगे भाग रही है। वो आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गया। रुक जाओ, कौन हो तुम? सामने आओ। जैसे ही वो और आगे बढ़ा, अचानक एक बिल्ली कमल के ऊपर कूद पड़ी और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। परिवार के सभी सदस्य कमल की चीख सुनकर उसके पास दौड़े आए। कमल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। अब मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। अरे नहीं, वो मेरा वहम होगा। एक बिल्ली मेरे ऊपर कूद पड़ी, इसलिए मैं डर गया बस। सबकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन कमल ने सबको वापस चलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये कौन बोला? कौन? कोई मेरा नाम लेकर बोला। अब नहीं पिताजी, हम ही लोग तो बोल रहे हैं और हमने आपका नाम नहीं लिया। मीना केक खाकर हाथ धोने के लिए बाथरूम में गई। जैसे ही उसने नल खोला, उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगा। वो ये देखकर घबरा गई। उसने तुरंत नल बंद कर दिया, लेकिन उसकी नजर बाथटब पर पड़ी तो वो भी खून से भरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? मीना डर के मारे बाथरूम से बाहर भागी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने देखा कि सभी के गले कटे हुए हैं और वो सब खून में लथपथ पड़े हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सबको क्या हो गया? ये किसने किया? मीना की चीखों से हवेली गूंज उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ! किसी ने मेरे परिवार को मार डाला। तभी सुरेश ने मीना को झकझोरते हुए जगाया। मीना ने देखा कि सब लोग सही सलामत खड़े हैं। मीना, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो सब लोग मर गए थे। खून, हर जगह खून था। शांत हो जाओ मम्मी, ये सब आपका भ्रम था। हम सब ठीक हैं। मीना को राहत मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गई कि इस हवेली में जरूर कुछ बहुत भयानक है जो अब भी उनके आसपास है। तभी तान्या को हवेली के बाहर कोई खड़ा नजर आया। वो सम्मोहित होकर उसकी तरफ जाने लगी। तान्या की चीख सुनकर पूरा परिवार उसकी तरफ दौड़ा। अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, ये जगह बहुत खतरनाक है। चलो जल्दी करो। वो लोग वहाँ से निकलने के लिए अपना सारा सामान समेटने लगे। कमल को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने परिवार को ऐसी खतरनाक जगह ले आया। आप ठीक तो हैं दादाजी? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये झूमर अपने आप कैसे गिर पड़ा? इस हवेली में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। यहाँ कोई आत्मा या भूत प्रेत है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। सब लोग खौफ से बाहर की तरफ भागने लगे। कमल ने मुड़कर देखा तो सुरेश अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ पापा? आप वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ये तू क्या कर रहा है? जल्दी बाहर आ। मैं तो बाहर नहीं आऊंगी, तो वापस अंदर आएगा आत्माराम। आप ये क्या बोल रहे हैं? और आपकी आवाज को क्या हो गया है? क्या बात आत्माराम, तूने अपने परिवार को कुछ बताया नहीं? तू जो भी है, मेरे बेटे को छोड़ दे। जो भी है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो आत्माराम
जानते ही नहीं। कमल, ये तुम्हारा बाप ऐसे नहीं मानेगा। उसे खींच कर बाहर लाओ। कमल सुरेश के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है, पर तभी सुरेश अपने दूसरे हाथ से कमल को धक्का देता है और वो दूर जाकर दीवार से टकराता है। अगर तुम सबको अपनी सलामती चाहिए तो वापस अंदर आ जाओ, वरना तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ इस आदमी के साथ। देखना चाहते हो तो देखो। ये कहकर सुरेश ने पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया और अपने आप को मारने लगा। ये सब देखकर वो लोग घबरा गए। भगवान करे तुझे कभी मुक्ति न मिले और तू ऐसे ही भटकती रहे। मेरे पापा को छोड़ दे, तो जो भी है। अब तुम कौन हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, बस मेरे पापा को छोड़ दो। अच्छा ऐसी बात है तो आप छोड़ दो। अच्छा ऐसी बात है तो आत्माराम, ये शुभ काम तुम खुद करोगे? सच बताओ और मुझे मेरा बदला दो। सच बताओ और मुझे न्याय दो। ये तुम बार बार मेरे दादाजी से क्यों बोल रही हो? क्योंकि जो तुम भुगत रहे हो वो इन्हीं का किया धरा है। अब मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है, और सजा से पहले सच है। सच से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। ठीक है, अगर तुमने अपने मुंह से सच नहीं बोला तो तुमसे पहले ये तुम्हारा बेटा मरेगा। रुको, मैं सब बताता हूँ। कि जब वो 19 साल का था तब उसने इस हवेली में काम करने वाली एक मुन्नी नाम की नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया था, और वो किसी को कुछ ना बता दे, इसलिए उसका कत्ल करके इसी हॉल में दफना दिया था। तब से इस हवेली में कोई नहीं रह पाया, क्योंकि मुन्नी की प्यासी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वो न्याय चाहती है, वो बदला चाहती है। दादाजी मैंने सच बता दिया है मुन्नी, अब मुझे मार डालो। मैं इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकता। आत्माराम का इतना कहना था कि मुन्नी की वो प्यासी आत्मा सुरेश के अंदर से निकली और आत्माराम में प्रवेश कर गई। तुम लोग इसकी मौत का शोक मनाना चाहो तो मना सकते हो, लेकिन मुझे अब मुक्ति मिल गई है। मैं जा रही हूँ, ये हवेली अब तुम्हारी है हमेशा के लिए। मुन्नी को मुक्ति मिल चुकी थी। आत्माराम की लाश सामने पड़ी थी। बड़ी ही जद्दोजहद करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगी थी, लेकिन अनिश को अपनी नौकरी लगने की जितनी खुशी थी उसका उतना ही खौफ भी उसकी आंखों में था, क्योंकि उसकी नौकरी किसी सामान्य रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो सालों से अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था, जिसका नाम था बेगुन कोडार। बेगुन कोडार का ये रेलवे स्टेशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि बीते कई सालों में यहाँ जिसकी भी नौकरी लगी वो कुछ दिनों में उसकी मौत का कारण बनकर रह गए। अनिश ने बचपन से ही उस रेलवे स्टेशन के भूतिया किस्से अपनी दादी नानी से सुने थे, लेकिन जब आज उसकी नौकरी उसी रेलवे स्टेशन पर लग गई थी तो वो चाहकर भी वहां से अपनी नौकरी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। अनिश, आज से तुम्हारा ड्यूटी का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। तुम्हारी शिफ्ट अब रात की हो गई है, तो रात को तुम्हें अकेले पूरे प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना है। क्या रात को? लेकिन सर, मेरी ज्वाइनिंग टाइम पर तो मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी, तो अचानक ये चेंज क्यों हो गई? मैं रात के समय इस रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रह सकता। आप तो जानते हो ना इस रेलवे स्टेशन के बारे में, ये कितना खतरनाक है। देखो अनीश, ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें कभी भी डे शिफ्ट और कभी भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। और रही बात इस रेलवे स्टेशन की, तो अब पूरी लाइफ तुम्हें यही जॉब करनी है, तो इसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। बस अपनी सेफ्टी के लिए तुम इतना कर सकते हो कि रात से लेकर सूरज उगने तक अपने कैबिन से बाहर मत निकलना। लेकिन सर, देखो अनीश, तुम चाहे कितनी भी लेकिन वेकिन करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यह हाई अथॉरिटी का डिसीजन है। वैसे भी रात के समय इस प्लेटफॉर्म पर कोई उतरना तो छोड़ो, ट्रेन की खिड़की खोलने की भी हिम्मत नहीं करता, तो डोंट वरी, तुम्हें अपने कैबिन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय अरुण सर तो मुझे ये बात कहकर चले गए, लेकिन बचपन से मैंने उस रेलवे स्टेशन के बारे में जो किस्से सुने थे उन्हें याद करके वहां रात को अकेले रुककर ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर मैं मरता क्या ना करता। वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाती है। बस मेरी पैसों की मजबूरी ने मुझे ना चाहते हुए भी ऐसी जगह नौकरी करने को मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे। रात के 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, तो मैं तैयार होकर अपने क्वार्टर से
घड़ी में ठीक 9:30 बजते ही निकल गया। वहां से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं 10 बजने से थोड़ी देर पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। जब मैं कैबिन में पहुंचा तो डे शिफ्ट वाले जुगराल सर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग उठाया और मेरा कंधा थपथपाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अभी तक जो मेरा मन थोड़ा शांत था वो अब बेचैन सा होने लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद का ध्यान भटकाने के लिए अपने फोन में गाने चलाकर फोन को सामने वाली टेबल पर रख दिया। अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर सर रखकर लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो एक बड़ी ही अजीब सी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा है, अनीश, अनीश। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज पड़ी तो अचानक मैंने अपनी आंखें खोली। नजर घुमाकर पूरे केबिन में इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, ना ही पूरे केबिन में किसी तरह की कोई हलचल हो रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फोन में कोई बोरिंग सा गाना चल पड़ा जो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी सुना नहीं। उस गाने की भाषा और आवाज भी कुछ अजीब थी। अचानक वो आवाज अपने आप बहुत तेज होने लगी। उसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने गाना बंद करने के लिए जैसे ही हाथ में अपना फोन उठाया तो मेरे फोन की पूरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई। मैंने पावर बटन से फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन अचानक ऐसा हो गया कि मैं उसे ऑफ ही नहीं कर पाया। उस आवाज से परेशान होकर मैंने अपने कानों को अपने दोनों हाथों से भींच लिया। तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे केबिन के दरवाजे को मानो जैसे कोई बहुत जोर से खटखटा रहा हो। लेकिन इतनी रात को पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा तो कोई और था ही नहीं। तो फिर आखिर मेरे केबिन का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ये सोचकर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन है? कौन है बाहर? मेरी मदद करो साहब, दरवाजा खोलो वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज है, लेकिन इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? नहीं, ये सब छलावा है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये सोचकर मैंने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। तभी वो लड़की मेरे केबिन का दरवाजा और जोर जोर से खटखटाते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। प्लीज मुझे बचा लो, वो मार डालेंगे मुझे, खोल दो दरवाजा। उसकी इतनी तेज रोने की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है। इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने अपने केबिन का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने देखा तो मेरे सामने दूध के जैसी सफेद इतनी खूबसूरत लड़की मानो कोई अप्सरा उतरकर मेरे सामने आ गई हो। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। मेरे दिल दिमाग पर जैसे उसकी खूबसूरती का सम्मोहन छा गया। वो मुझसे रोते हुए क्या कह रही थी मैं ये समझने की सुध भी खो बैठा। तभी उसने अचानक अपने हाथों से मुझे पीछे करते हुए मेरे केबिन के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। प्लीज आज रात मुझे यहाँ छुपा लो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? देखो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं प्लीज तुम किसी को मत बुलाना। मैं आज रात गोपाल के साथ भागने वाली थी। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, लेकिन ये बात मेरे बापू को पता लग गई। गोपाल तो किसी तरह यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं यहीं रह गई। कल सुबह गोपाल मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन सुबह होने तक मेरी मदद कर दो। अगर मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं इसीलिए यहाँ पर आई क्योंकि इतनी रात को डर के मारे कोई भी मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। मेरी मदद करोगे ना? हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। जब से आई हो कपकपा रही हो। तुम यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी। उसे वहां बैठाकर मैं केबिन के किचन में उसके लिए चाय बनाने चला गया। चाय बनकर तैयार हो गई थी। मैं बस चाय लेकर उसके पास जा ही रहा था कि तभी मुझे उसकी चीखने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मुझे लगा कि उस लड़की के घर वालों ने कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया। यह सोचकर मैं बड़ी ही हड़बड़ी में किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे केबिन का दरवाजा खुला हुआ है और वो लड़की भी वहां पर नहीं है। केबिन के फर्श पर खून की कुछ छींटें पड़ी है। मुझे उस लड़की की चिंता हुई। मैं जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकला तो केबिन की दाहिनी ओर से मुझे फिर से उसकी चीख सुनाई दी। मैं भागकर उसकी ओर गया तो देखा वो लड़की जमीन पर बैठी हुई है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो रोते हुए अपने हाथ से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर वार कर रही थी। यह नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी कुछ मिनट पहले मेरे पास आकर मदद की गुहार करती हुई रो रही थी, अभी वो लड़की अपने हाथों से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर ऐसे वार कर रही है। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे आवाज लगाई, ये क्या कर रही हो तुम? किसी को मार डाला क्या तुमने? मेरे इतना कहते ही उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया और उसने अपनी गर्दन मोड़कर जैसे ही मुझे देखा तो डर के मारे मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था
आंखों की जगह बस काली पुतलियां थी। चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसने मेरी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। तो उसके लंबे काले दांत देखकर मुझे ऐसा लगा कि घिन के मारे मुझे उल्टी हो जाएगी। वो अपने सामने पड़ी लाश के मांस को अपने हाथों से पकड़कर खा रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। तभी उसने फिर से मेरी ओर बड़ी ही भयानक हंसी के साथ हंसते हुए देखा। वहां से भाग गई। मुझे लगा कि अब वो वहां से चली गई है, इसलिए मैं थोड़ी आगे जाकर उस लाश को देखने गया ताकि पुलिस को इसकी खबर दे पाऊं। लेकिन जब मैं उस लाश के पास पहुंचा तो उसे देख मानो मेरा कलेजा मेरे हाथ में आ गया। वो नजारा देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने केबिन के चेयर पर था। प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो प्लेटफॉर्म पर काफी सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश पड़ी थी, इसलिए मैं भी लोगों के बीच से जाकर उसे देखने गया तो डर के मारे मेरी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि लोगों के बीच पड़ी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर ऑफिसर की तरह ही आज मेरी भी मौत हो चुकी थी। अगर आपको कभी इस रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? शायद मेरी ही तरह वो लड़की आपके पास भी मदद की गुहार लेकर आ जाए। सर्दियों के दिन चल रहे थे। नसीब अपने गांव में 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हुआ था। नसीब के कुछ दोस्त जो अलग अलग शहरों में जॉब करते थे, सब प्लानिंग करके नसीब के गांव पहुंच रहे थे। उसके दोस्तों में कमल, गौरव, गुलशन और नवदीप थे, जो शाम के वक्त सब नसीब के घर आ पहुंचे और वहां पर रहने का 2 से 3 दिन का विचार था। शाम के वक्त नसीब के घर के बाहर, अरे भाई, सब लोग आ गए ना? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ओ ना वीरे, परेशानी किस कल दी? मजे से आए हैं। क्यों गोभी पुत्र? अबे करेले, नाम तरीके से लिया कर यार। ओ गोभी पुत्र, गुस्सा हो गया लगता है। कोई ना, मजाक तो चलता है यार दोस्तों यारों में। अबे सब अंदर चलो यार, अब सब बातें भारी करोगे क्या? हाँ चलो यार, थकावट भी हो गई है। आंटी जी के हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग आंगन में चारपाई पर बैठे बातें करते हैं। हाँ भाई, फिर कल सुबह पहाड़ी वाले नाग देवता के मंदिर पर चलेंगे, मजा आ जाएगा। अबे इधर ध्यान से सुनो, जिस काम के लिए प्लानिंग करके आए हैं आज रात पहले वो करेंगे, समझे? मैं समझा नहीं यार। ओए सुन, पिछले हफ्ते जो हमने फोन पर तेरे गांव के पास पुरानी हवेली है उसका व्लॉग शूट करने की बात हुई थी ना? अबे अबे तुम सब पागल तो नहीं हो गए? वो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था भाई। वहाँ कोई आता जाता नहीं है और मम्मी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली। और देख नसीब, हम सब यहाँ पर एडवेंचर करने के मूड से आए हैं, समझा? और जब से गौरव ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कंटेंट में कुछ दम ही नहीं है। सो आज रात का तो हवेली पे जाने का पक्का है यार। और नसीब है, तो टेंशन ना ले यार, ये भूत वूत सब है यार। तेरे नाल 80 सारे चलेंगे हैं? और आंटी जी को बस यही बोलेंगे कि डिनर के बाद टहलने जा रहे हैं बस। हाँ वो तो सही है, लेकिन अबे लेकिन गया तेल लेने यार। चुपचाप रेडी रहना, बस डिनर करके निकल लेंगे, समझा? रात को सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद नसीब अपनी मम्मी से, माँ अभी हम सब लोग जरा टहल कर आ रहे हैं। अंधेरा काफी है तो ज्यादा दूर मत जाना और बाकी लोग भी थके आए हैं, जल्दी आ जाना। हाँ माँ, आप सो जाइए, हम लोग आते हैं। उसके तुरंत बाद धीरे धीरे सब लोग घर से बाहर आते हैं और चुपके से सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ दूर सुनसान रास्ते पर चलने के बाद, अरे नसीब, हवेली का रास्ता किस तरफ से है यार? अब एक बार फिर से सोच लो यार, हमें हवेली में जाना चाहिए या नहीं? अबे आगे का रास्ता बता यार। अब आगे से कच्चे रास्ते पर ले लेना यार। तभी सुनसान जंगल में रात में अलग अलग जानवरों और पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। अचानक से चलते चलते गाड़ी झटके खाते हुए रुक गई। अबे ये क्या हुआ? अब गाड़ी क्यों रोक दी? शौक से नहीं रोकी है यार, बंद हो गई। भाई देखो यार, जल्दी करते हैं, जंगल में ऐसे सेफ नहीं लग रहा है। गुलशन तू गाड़ी चेक कर यार, मैं मोबाइल फ्लैश ऑन करता हूँ। जैसे ही नसीब गाड़ी के नीचे उतरा, जंगल में तेज तूफान और हवाएं चलने लगी। नसीब भाई, ये मौसम को अचानक क्या हो गया यार? यार अभी गाड़ी को चेक करो, हो सके तो हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से, यहाँ खड़े रहना सही नहीं है। हवा और तूफान एक झोंके की तरह आकर चला गया, मानो जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। भाई तू फोन पकड़, मैं जरा हल्का हो लूं, बड़ी जोर की आ रही है यार। गुलशन फोन एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से गाड़ी का बोनेट खोल चेक करने लगता है और नसीब गाड़ी के थोड़ी दूरी पर टॉयलेट करने जाता है।
तभी अचानक से गुलशन के पीछे से कोई साया टकरा कर गया, जिससे उसे धक्का लगा। अबे यार नसीब, ऐसा मत कर, अब गाड़ी को चेक तो करने दे। तभी थोड़ी देर बाद जैसे गुलशन पीछे मुड़कर देखता है। तेरा सही है यार, है? कभी भागकर मेरे पीछे आ जा तो कभी उधर चला जा। अबे क्या बोल रहा भाई, अब जाकर तो चैन आया यार, हल्का होकर फील ही कुछ अलग आ जाती है। अबे चैन को छोड़ और अपने पैंट की चेन को ऊपर कर ले, समझा? ओ हाँ थैंक्स भाई। अबे दोनों अपनी गप्पे लड़ाते रहोगे हैं? और गाड़ी का कुछ हुआ कि नहीं? हाँ तुम लोगों का सही है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाओ। और नसीब आजा भाई, गाड़ी तैयार है। अबे इतना ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, पहले सेल्फ तो मार। ओ भाई ओ, ऐसे ही 10 साल से झकनी मार रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, समझा? गुलशन गाड़ी की सेल्फ मारता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तुरंत एक मोड़ पर गुलशन एकदम से ब्रेक लगाता है। अबे पागल है क्या चचा, है? मरना है क्या? ओ भाई ओ, पी रखी है क्या है? खाली रोड पर ब्रेक मारे जा रहा है भाई तू? ए अंधे हो क्या भाई? सामने चाचा। अबे चाचा कहाँ गया सामने से बे? तभी पिछली खिड़की के पास एक बूढ़ा खिड़की खटखटाते हुए सभी लोग डर जाते हैं। अबे भाई इतनी रात को ये डरावना ताऊ कहाँ से आ गया यार? यही तो अभी गाड़ी के आगे आया था यार। ओ भाई गाड़ी के आगे तो कोई नहीं था यार। तभी कमल पीछे खिड़की का ग्लास नीचे करके, जहाँ जाने का विचार कर रहे हो बदल दो अपना हट, छोड़ दो, लौट जाओ। ए चचा कौन हो तुम, और तुम्हें पता कैसे है कि हम कहाँ जा रहे हैं? पछताओगे, बता रहा हूँ, लौट जाओ। भाई ये डरावने चचा सही कह रहे हैं यार, चलो यहाँ से। अरे यार इसकी बातों पे यकीन करना चाहिए क्या? मत करो यकीन, अंजाम भुगत चुका हूँ, तुम भी जाओ। ये बोलते हुए बूढ़ा वहाँ से जंगल में चला गया। अबे अजीब आदमी है यार, हमें मना कर रहा था और खुद चला गया था। नसीब और उसके सारे दोस्त हवेली के सामने पहुंच चुके थे। सब लोग गाड़ी से उतरकर सामने डरावनी सी पुरानी खंडहर हवेली, उसके सामने पुराना कुआं और एक पीपल का डरावना सा पेड़। अबे ब्लॉगर कहाँ गया? भाई मेरे ब्लॉग स्टार्ट कर दे अब तो। अब भाई सोच से ज्यादा डरावनी हवेली है यार। अबे डरपोक कहीं के, इधर ला कैमरा। सो हेलो मित्रों सज्जनों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के मजेदार और मसालेदार ब्लॉग में। पीछे आप देख ही सकते हैं कि आज हम मित्रों की टोली आई है एक खतरनाक और भयानक खूनी हवेली में। अरे कौन है यहाँ? अरे यहाँ तो कोई नहीं, शायद मैं बिन बात के ही घबरा रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ से नसीब नवदीप को आवाज लगाता है। अबे आजा, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। भाई रुको, मैं भी आया। सो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं हवेली के अंदर, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी। अचानक से हवेली के आसपास का मौसम खराब सा होने लगा। तेज हवाएं चलने लगती हैं, अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यार मैं कभी डरा नहीं, लेकिन आज थोड़ी घबराहट सी हो रही है यार। भाई अब साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे यार, डर मत यार। भाई सच में हवेली के तो रंग निराले हैं यार। गुलशन एकदम से डर जाता है। अबे अबे तूने तो मेरी जान ही ले ली थी यार। रुक जा, बताता हूँ तुझे, रुक जा जरा। अबे रहने दे यार, चल अंदर मजे करते हैं, आजा। कमल, नवदीप, गौरव और नसीब अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन गुलशन उनके पीछे आने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर दूर बैठे उसी बूढ़े बाबा पर पड़ती है, जो एक दीवार को साफ कर रहा होता है, और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। अरे ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गया? नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अंदर जाना चाहिए सबके साथ। हवेली के अंदर एकदम अंधेरा था, बस कहीं कहीं टूटी दीवारों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी हवेली को और डरावना बना रहे थे। कमल, गौरव और नवदीप आगे चल रहे थे, उनके पीछे नसीब हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाए चल रहा था। अरे गौरव, कर लिया अपना चाव पूरा, कर ले अब ये व्लॉग शूट। भाई कौन सा व्लॉग, कैसा व्लॉग? मेरे भाइयों किसी तरह वापस घर पहुंचा दो यार। अबे फट्टू, फट गई तेरी थोड़ा सा अंधेरा देखकर। अबे नवदीप, इसका क्लोज तो ही शूट कर यार, इसके बस का नहीं है कुछ। भाई गुलशन कहाँ है, वो दिख नहीं रहा कहीं। तभी हवेली में बहुत तेज हवाएं और डरावनी आवाजें आने लगती हैं।
बहुत बरसों से इंतजार में हूँ। स्वागत है। सबका स्वागत है। ये सुनकर सबकी हवा खराब हो जाती है। भाई लगता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम गलत फंस चुके हैं यार। अबे अगर ये सब सच था तो तुझे बताना चाहिए था। अबे जब मैं पहले मना कर रहा था तब तो बड़े मजे ले रहा था बे तू। ओ कमीनो, आपस में बहस का कोई फायदा नहीं, समझे? यहाँ से वापस गेट की तरफ चलते हैं, चलो। यार नसीब, कुछ कर यार, तेरे गांव में कोई तो होगा जो हमारी हेल्प कर सकता होगा यार। भाई रुक, मैं किसी को बुलाता हूँ। यार नेटवर्क नहीं आ रहा है। शिट यार, मेरे मोबाइल में भी नहीं है यार। मैंने तो 1-2 वीडियो बनाई थी, बैटरी खत्म है भाई। गौरव, अरे गौरव अभी हमारे साथ था, कहाँ गया भाई? अब मेरी बहुत हालत खराब हो रही है यार। गौरव कहाँ है भाई तू? नसीब, अब मुझे तुझे और नवदीप को सावधानी से एक दूसरे के साथ रहकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना यार। दूसरी तरफ हवेली के एक तरफ खिड़की पर गुलशन बैठा हुआ हवेली के नीचे की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ गौरव आता है और पीछे से। गुलशन पीछे मुड़कर नहीं देखता। अबे गुलशन, तू यहाँ बैठा है? तुझे सब जगह ढूंढ लिया यार, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, तुम लोग अंदर थे तो मेरा दम सा घुट रहा था, सो मैंने सोचा यहीं बैठता हूँ। देख इधर आ, क्या मस्त हवा चल रही है यार। अबे तुझे मस्त हवा चाहिए? अबे पागल वागल है क्या तू? यहाँ से निकलने का सोच भाई, हम लोग इस भूतिया हवेली में फंस चुके हैं। मैं अभी आया, तू यहीं रुक। गुलशन 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 गुलशन। तभी अचानक गुलशन गौरव के पीछे आकर, आजा मेरे साथ चल। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अबे यार, ये तो गौरव की आवाज है। गौरव, अबे साले, हमारी यहाँ हालत खराब है और ये साला गाना गुनगुना रहा है। अभी बताता हूँ इस कमीने को, कहाँ गायब हो गया था साला। ये बोलता हुआ नवदीप उसे ढूंढता हुआ स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। नवदीप रुक जा यार भाई, कहाँ जा रहा है? उधर कोई नहीं है, रुक जा। गौरव, तू अभी गाने गुनगुना रहा था ना, और अब यहाँ बैठ के रो रहा है, क्या हुआ? चल भाई, उधर सब इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो उधर भी तेरा कर रहे हैं, चल मेरे साथ। उधर कौन? अरे क्या गुलशन उधर है क्या? मैं अभी नसीब और कमल को बुला कर लाता हूँ। कहीं नहीं जाओगे अब तुम, मेरे साथ चलोगे। अच्छा ठीक है, चल पहले गुलशन से मिलकर, उसके बाद सबसे मिलकर बाहर का रास्ता खोजेंगे। आज के बाद ऐसी जगह घूमने की गलती से भी नहीं सोचना भाई, अभी तक गला सूख रहा है। गौरव नवदीप को कुएं के पास ले जाकर, जी भर के पी और अपनी प्यास बुझा ले यार। अबे बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है साले तू। रुक, पानी पी लो, फिर बताता हूँ तेरे को। नहीं, बचाओ बचाओ। उसके पीछे गुलशन डरावनी शक्ल के साथ खड़ा था। प्यास लगी है ना, जा खून पी, अब तेरी बारी है। हाँ जा। ये बोलकर दोनों पकड़कर नवदीप को कुएं में फेंक देते हैं। यार कमल देख, मुझे नहीं लगता अब हम सब दोस्त मिल पाएंगे। एक एक करके सब अलग हो रहे हैं, अब हम दोनों के साथ भी कुछ होगा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। भाई मेरी वजह से सब हो रहा है, मुझे ही पड़ी थी इस हवेली में एडवेंचर करने की। अब क्या करें यार, हमारे दोस्त कैसे होंगे पता नहीं यार। मेरे भगवान मदद करो, प्लीज हेल्प अस। तभी अचानक से हवेली में हवा चलने लगी और कमल नसीब दोनों खड़े हो जाते हैं। हवेली की टूटी सी खिड़की से उन्हें वही बूढ़ा कुएं के पास की दीवार को साफ करता दिखाई देता है और गायब हो जाता है। क्या वो बूढ़ा तुम्हें भी दिखाई दिया जैसे अभी मैंने देखा? हाँ भाई, मैंने भी एक झलक उसे देखा। हो नो, हमें इस मायाजाल से निकलने के लिए उस दीवार तक जाना ही होगा। हवेली के बाहर कैसे जाएं, वही तो समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ डरावनी आवाज आती है। सदियों से प्यासी हूँ, आज जाकर प्यास बुझी है। कौन है? सामने आओ। क्या चाहिए हमसे? हमारे दोस्त कहाँ है? अबे साले, उसकी बातों का जवाब मत दे। मैंने सुना है भूत प्रेत जो भी कहे हमें जवाब नहीं देना होता है।
भाई मुझे बचा लेना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है यार। अबे कुछ भी हो जाए तो मेरा हाथ मत छोड़ना बस। हाँ भाई, नहीं छोड़ूंगा। दोनों रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वो आवाज सुनाई देती है, आज सब मरेंगे, कोई वापस नहीं जाएगा, कोई नहीं, हम सबको चाहिए न्याय, न्याय। तभी अचानक से चलते हुए कमल रुक जाता है। अभी चलता रहे, रुक मत। कमल नसीब को देखकर हंसता है। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अबे क्या कर रहा है? छोड़ मुझे कमल, छोड़ भाई, दर्द हो रहा है। तभी नसीब जोर से एक धक्का मारता है, जिससे वो कमल की पकड़ से भागता हुआ सीधा खिड़की से गिरता हुआ नीचे आ जाता है। नसीब दीवार को देखकर थोड़ी सांस लेता है और अपने हाथ से उसे साफ करता है। उस पर लिखा था, सन 1852 में यहाँ इस हवेली में एक साथ एक ही परिवार के 7 लोगों ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जान देने की बस एक वजह थी, गांव में जमीन को लेकर एक दूसरे की हत्या और गांव के जमींदार के रसूख के आगे गरीब की न चलना। अपनी मरी हुई बेटी को लेकर एक माँ जब जमींदार के पास इंसाफ मांगने गई तो उसे जलील करके वापस भेज दिया गया, क्योंकि गुनहगार जमींदार का बेटा था। लोक लाज के कारण सारे परिवार ने एक साथ इस कुएं में छलांग लगा दी और उसके बाद जो भी इस हवेली में आया वो वापस नहीं गया। इसके नीचे लिखा था, बचेगा उसी का जीवन जिसका सच्चा मन, सच्चा तन। अब इसका क्या मतलब है? क्या करूं? अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? तभी नसीब के सामने से चारों दोस्त डरावने चेहरे लेकर, अरे नसीब भाई, हमें भी साथ ले चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यार तू आजा मेरे साथ, आजा। नहीं, दूर हटो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आजा भाई, साथ में रहेंगे इसी कुएं में। ये बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ बहुत सुकून है। आ जाओ, हम साथ रहेंगे। चल अब जल्दी कर, सब मिलकर हवेली में रहेंगे। पकड़ो इसको। जैसे ही सब लोग नसीब की तरफ बढ़ते हैं, नसीब का हाथ उसी पत्थर पर लगता है जहाँ वो सब लिखा होता है और सब भूत नसीब से दूर हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? नसीब रोता हुआ पूरी रात उस पत्थर की धूल हटाता रहा। उसके सभी दोस्त हवेली के अंदर से उसको बुलाते हुए दिखते हैं। नसीब बहुत दुखी होकर सब कुछ देख रहा होता है और सुबह होते ही सब नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ वो बूढ़ा आता है। अरे तुम कैसे जिंदा बच गए? असंभव, यहाँ से कोई नहीं बचा है। चाचा, आप सच बोल रहे थे। मेरे सारे दोस्त अंदर हवेली में मारे गए। इन अतृप्त आत्माओं से बचना असंभव है, लेकिन तू बच के निकला है। इसके पीछे भी रहस्य है। का सन्नाटा था, शहर सो चुका था, सड़कें खाली थी, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी। रात का अंधेरा घना था, ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो अपनी बाइक पर घर के लिए निकला था। कुछ ही दिन पहले उसे नौकरी मिल गई थी, कभी दिन की शिफ्ट तो कभी रात की शिफ्ट करके वो रात के गहरे अंधेरे में घर के लिए निकला था। लेकिन आज वो बहुत थक चुका था। ऑफिस से बाहर निकला तो तब रात के 1 बज चुके थे। दफ्तर से बाहर निकलते ही रात के सन्नाटे ने उसे घेर लिया। सड़कों पर पूरा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था। दिन में जो गाड़ियों की आवाजाही रहती थी, रात में वो कहीं नहीं थी। रोड खाली होने की वजह से उसे अपनी गति पर नियंत्रण ही नहीं था। कभी किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पीछे से आती और फिर सन्नाटा रात के अंधेरे में पूरी तरह छा जाता। कुछ देर के बाद निखिल ने मेन हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता और भी सुनसान था। रास्ता बिल्कुल एक काले सांप की तरह लग रहा था और सन्नाटा तो और भी डरावना लग रहा था। लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो नाइट शिफ्ट में तो काम करना ही पड़ता है। रास्ता सुनसान होने के कारण वो रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। तभी कुछ देर में ही उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने
उस गाड़ी को साइड दे दी। इसी बीच एक कपल बाइक पर उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात निखिल के ध्यान में आई कि पीछे बैठी औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था, और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। निखिल ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है, ध्यान से। ये कहते हुए निखिल उनसे आगे निकल गया। निखिल के मन में एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की है, क्योंकि आजकल टीवी पर या व्हाट्सएप पर हमेशा ऐसे वीडियोस देखने मिलते हैं कि एक महिला बाइक के पीछे बैठी थी, उसका पल्लू बाइक के पीछे पहिए में फंस गया और महिला का गला पल्लू के फंदे में कसता जा रहा था और वो 20-25 फीट बाइक के साथ सड़क पर घसीटती जा रही थी और ऐसी दुर्घटना में वो पूरी तरह जख्मी हो गई। ये सोच में निखिल था। तभी अचानक से वही बाइक वाला फिर से निखिल के आगे चला गया, लेकिन अब उसके पीछे कोई नहीं था। निखिल परेशान हो गया और सोचने लगा शायद उसने अपनी पत्नी को कहीं छोड़ा होगा, लेकिन हाईवे पर तो कहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। कहाँ गई होगी उसकी बीवी? निखिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उससे पूछा, दोस्त आपके पीछे बैठी हुई वो आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था तो मैंने उनको बता दिया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई। वैसे निखिल ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लिया और पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो तो पीछे बैठी थी ना, कहाँ गई? तब उस बाइक वाले के मन में डर की सनसनाहट पैदा हुई और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी डरी हुई आंखों से पीछे देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। तभी निखिल ने कहा, क्या हुआ, आप इतना क्यों डर रहे हैं? उस आदमी ने थरथराती धीमी आवाज में कहा, मेरी बाइक पर आपने किसे देखा? निखिल ने हैरान होकर पूछा, मतलब आप उसे नहीं पहचानते? रात की ठंडी हवा में वो पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और उसका दिल धड़क रहा था बहुत तेज। डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, मैं तो जॉब से घर जा रहा था अकेले, मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। और उसकी बातें सुन निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी जो उन्हें घूरे जा रही थी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। तभी सामने से एक गाड़ी जोर से हॉर्न बजाते हुए उनके पास से गुजरी, जैसे उन दोनों को निगलने के लिए आई हो। वो बाल बाल बच गए। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने अपने घर की ओर बढ़ने लगे। निखिल घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज़ पहली बार देखी थी। रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार उसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक इस जैसा खौफनाक अनुभव कभी नहीं हुआ था। बाइक पे बैठी हुई वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन है? लेकिन ये अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने से भी बहुत डर लग रहा था। पर्दे की हर एक सरसराहट से वो चौंक जाता था। जैसे ही वो पर्दा हिलता उसे वो सब याद आ जाता। वो अंधेरी सड़क, वो परछाई और वो औरत। निखिल उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ा उस औरत ने निखिल के ऊपर छलांग लगाई। निखिल डर के मारे पूरा चिल्लाने लगा। ओह, देखा तो ये सपना था। उसने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, और सो गया। लेकिन वो चैन की नींद नहीं थी। वो डर उसके मन में गहरे तरीके से बैठ गया था। 2 दिन तो वो काम पर भी नहीं गया, लेकिन वो जानता था कि वो कितने दिन तक डर से भाग सकता था। तीसरे दिन वो काम पे गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। बार बार वो
घड़ी देख रहा था। 12:30 बज गए, शिफ्ट खत्म हो गई और वो अपनी बाइक पर बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। सोच सोच में वो कब हाईवे से निकलकर उस कच्चे रास्ते पर आया, ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लग गया था कि तभी पीछे एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। निखिल ने सोचा मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं, लेकिन आखिरकार उसने पीछे देख ही लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था। तब निखिल ने एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब कुछ हद तक खत्म हो गया। निखिल ने बाइक वाले की ओर देखा और स्माइल किया। तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, पहले से कहिए पल्लू संभाल कर रखिए, पल्लू अटक जाए पहिए में गए।